नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस एक दिन की जिसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक गोली की नहीं है। ये कहानी है उस सोच की, उस विचारधारा की जिसने उस गोली को चलाने वाले हाथ को तैयार किया। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरी कहानी। तो चलिए जरा उस पल में चलते हैं। जगह है दिल्ली का बिरला हाउस। तारीख 30 जनवरी 1948 और घड़ी में बज रहे हैं शाम के 5:17। माहौल शांत है। महात्मा गांधी अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उस भीड़ में कोई अपनी पिस्तौल के साथ सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो आखिरी पल जब अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी का सामना सबसे क्रूर हिंसा से हुआ। तो हुआ ये कि गांधी जी धीरे धीरे अपनी पोतियों के सहारे प्रार्थना स्थल की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, और तभी भीड़ में से निकलकर नाथूराम गोडसे सामने आता है। पहले वो झुककर प्रणाम करता है, मानो सम्मान दे रहा हो। गांधी जी की पोती मनु उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन गोडसे उन्हें पूरी ताकत से एक तरफ धकेल देता है। और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो अपनी बेरेटा पिस्तौल निकालता है और 1, 2, 3 गोलियां सीधे गांधी जी के सीने में उतार देता। गोलियां लगते ही गांधी जी के हाथ जुड़ जाते हैं और उनके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं, हे राम, और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। उस एक पल में चारों तरफ सन्नाटा और फिर जबरदस्त अफरा तफरी। ऐसा लगा मानो वक्त ही रुक गया हो। तो ये तो थी वो घटना जो हुई, लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, असली सवाल है क्यों हुआ। तो चलिए अब इस कहानी के क्यों वाले हिस्से में उतरते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। सोचिए, एक आदमी जो कभी गांधी का इतना बड़ा फॉलोअर था, जिसने उनके आंदोलनों में हिस्सा लिया था, वही आदमी उनकी जान का दुश्मन कैसे बन गया? यह सवाल आज तक पूछा जाता है। देखिए, नाथूराम गोडसे के एक नहीं बल्कि 2 चेहरे थे, बिल्कुल अलग। एक चेहरा था उस अनुयायी का, उस भक्त का, जिसने 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। और फिर एक दूसरा चेहरा भी था 1932 के बाद, जो वो आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़ा, और खासतौर पर जब वो विनायक दामोदर सावरकर के असर में आया तो उसकी सोच ऐसी पलटी कि वही गांधी उसे हिंदुओं के दुश्मन नजर आने लगे। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि यह बदलाव कितना बड़ा और कितना गहरा था। सफर की शुरुआत होती है 1930 से, जब वो एक गांधी फॉलोअर था। फिर 1932 में आता है टर्निंग पॉइंट, जब वो सावरकर से मिलता है, और बस यहां से उसकी सोच की दिशा ही बदल जाती है। और 1942 आते आते तो गांधी के लिए जो श्रद्धा थी वो पूरी तरह से नफरत में तब्दील हो चुकी थी। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि गोडसे ने खुद अपनी सफाई में क्या कहा? उसने अपनी इस हरकत के पीछे क्या वजहें बताईं? ये समझना बहुत जरूरी है कि अब हम जो भी बात करेंगे वो गोडसे के अपने तर्क हैं जो उसने अदालत के सामने रखे थे। तो एक बात बिल्कुल साफ कर दें, आगे जो भी पॉइंट्स हम देखेंगे वो सीधे सीधे गोडसे के कोर्ट स्टेटमेंट और उसकी किताब मैंने गांधी को क्यों मारा से लिए गए हैं। हमारा मकसद सिर्फ उसके नजरिए को सामने रखना है ताकि पूरी तस्वीर हमारे सामने हो। तो गोडसे की शिकायतें क्या थीं? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली, उसे लगता था कि गांधी जी आंदोलनों पर एक तरफा कंट्रोल रखते हैं, जब मर्जी शुरू किया जब मर्जी बंद कर दिया। दूसरी शिकायत, गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा को बढ़ावा दे रहे थे, जो हिंदी उर्दू का मिक्स थी। गोडसे इसे मुसलमानों को खुश करने की कोशिश, मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण मानता था। और हां, तीसरी और बहुत बड़ी बात, देश के बंटवारे के वक्त जो भयानक दंगे हुए उसका जिम्मेदार भी वो गांधी को ही मानता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गोडसे का सबसे बड़ा इल्जाम तो ये था कि गांधी जी ने देश का बंटवारा होने दिया, कि अगर वो चाहते तो इसे रोक सकते थे। ऊपर से पाकिस्तान से जान बचाकर आए हिंदू और सिख शरणार्थियों की जो बुरी हालत थी, उसने उसके गुस्से को और भड़का दिया। पर जो आखिरी कील साबित हुई वो था गांधी जी का अनशन। रकम थी 55 करोड़ रुपया। जी हां, 55 करोड़। ये वो रकम थी जो भारत को पाकिस्तान को देनी थी, और गांधी जी ने इसी रकम को दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। और वो भी तब जब पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर चुका था। गोडसे के लिए ये सब देखना देश के साथ सीधे सीधे गद्दारी जैसा। और इसी सोच के साथ उसने अपने काम को सही ठहराते हुए कोर्ट में कहा, और ये उसके अपने शब्द हैं,
मैंने राष्ट्रपिता के जीवन को समाप्त करना अपना कर्तव्य समझा, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता साबित हुए थे। इस एक लाइन से उसकी पूरी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गई वजहों की बात, उसकी विचारधारा की बात। अब लौटते हैं वापस उसी दिन पर 30 जनवरी 1948 और देखते हैं कि इस पूरी साजिश को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। उनका जो पहला प्लान था वो था बुर्के में जाने का, जी हाँ, भेस बदलने के लिए। लेकिन ये प्लान फेल हो गया। एक तो पिस्तौल उसमें ठीक से आ नहीं रही थी, और दूसरा गोडसे को लगा कि एक औरत के लिबास में पकड़ा जाना बहुत बड़ी कायरता और बदनामी होगी। तो तब उसके साथ ही नारायण आप्टे ने कहा, अरे सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है। और बस इसी के बाद फाइनल हुआ कि वो लोग नॉर्मल खाकी कपड़ों में ही जाएंगे। तो 30 जनवरी की सुबह गोडसे और उसके साथी दिल्ली स्टेशन पे उतरते हैं। वहां से वो सीधे बिरला मंदिर जाते हैं अपने मिशन की कामयाबी के लिए प्रार्थना करने। हैरानी की बात यह है कि गोडसे ने मंदिर के पीछे जंगल में पिस्तौल चलाने की प्रैक्टिस तक की। फिर ताकि किसी को शक ना हो, वो सब अलग अलग तांगों में बैठकर बिरला हाउस पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, गांधी जी ने साफ मना किया हुआ था कि प्रार्थना में आने वाले किसी भी इंसान की तलाशी नहीं ली जाएगी। बस इसी का फायदा उठाकर वो हथियार के साथ आराम से अंदर चले गए। तो हत्या हो चुकी थी। एक इंसान नहीं, एक पूरे युग का अंत हो गया था। अब पूरे देश को इस सच्चाई का सामना करना था, और इसके जो नतीजे होने वाले थे उन्हें भुगतना था। और यहां एक और चौंकाने वाली बात है। गोली चलाने के बाद गॉडसे ने भागने की जरा भी कोशिश नहीं की, बिल्कुल नहीं। वो बस वहीं खड़ा रहा, हाथ में पिस्तौल लिए। पास में ही एक एयरफोर्स ऑफिसर थे और कुछ लोग, उन्होंने उसे फौरन पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। उसी शाम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रेडियो पर आए, और उन्होंने जो कहा वो शब्द जैसे पूरे देश के दर्द की आवाज बन गए। उन्होंने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और चारों ओर अंधकार है। इसके बाद शुरू हुआ मशहूर रेड फोर्ट ट्रायल। लाल किले में मुकदमा चला और फैसला आया, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दोनों को मौत की सजा। बाकी के जो साजिशकर्ता थे उन्हें उम्र कैद हुई। हाँ, वीर सावरकर पर भी मुकदमा चला था, लेकिन उन्हें सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। इस हत्या का एक और बहुत ही दुखद नतीजा निकला, जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। महाराष्ट्र में गोडसे जिस चित्पावन ब्राह्मण समुदाय से था, उस पूरे समुदाय को निशाना बनाया गया। उन पर बदले के लिए हमले हुए, बहुत हिंसा हुई। ये इतिहास का वो पन्ना है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि ये क्या था? क्या ये एक आदमी का अपने देश के लिए, जैसा उसने खुद कहा, एक कर्तव्य था, या फिर ये एक कट्टरपंथी विचारधारा का नतीजा था जिसने एक अनुयायी को एक हत्यारे में बदल दिया? इतिहास इस घटना को किस नज़र से देखे, ये एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।